सो स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आज के आईपीसी के लेक्चर में हम लोग जो है किडनैपिंग एंड एब्डक्शन टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग यूनिट 3 में ऑफेंसेज अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के विरुद्ध जो अपराध हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम सेक्शन 299 टू सेक्शन 377। और अभी तक हम लोगों ने कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, सिंपल हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज के लेक्चर में हम लोग किडनैपिंग एंड एब्डक्शन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो किडनैपिंग और एब्डक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं ये चीज तय कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो है किडनैपिंग को अपहरण समझते हैं, यानी किडनैपिंग और अपहरण को एक ही बात मानते हैं। इंग्लिश में उसको किडनैपिंग बोलते हैं और हिंदी में अपहरण मानते हैं, लेकिन ये चीज गलत है। किडनैपिंग को कभी भी हिंदी में अपहरण नहीं बोला जाता है, इसको व्यपहरण बोला जाता है। किडनैपिंग और अपहरण दो अलग अलग शब्द हैं, इनको एक साथ नहीं मिलाना चाहिए। किडनैपिंग का हिंदी में मतलब होता है व्यपहरण और एब्डक्शन का हिंदी में मतलब होता है अपहरण। तो किडनैपिंग और व्यपहरण एक ही बात है और एब्डक्शन और अपहरण एक ही बात है। कभी भी किडनैपिंग और अपहरण को साथ में नहीं मिलाना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, यानी मैं इसको लिख देता हूं कि जब आप किडनैपिंग बोल रहे हैं तो किडनैपिंग को व्यपहरण के नाम से जाना जाता है, व्यपहरण। और जब आप एब्डक्शन बोल रहे हैं तो एब्डक्शन को अपहरण के नाम से जाना जाता है। ये दोनों में थोड़ा सा आपको मतलब समझ लेना चाहिए। कई बार न्यूज चैनल्स पर भी हम लोग देखते हैं कि किडनैपिंग शब्द को यूज किया जाता है अपहरण के लिए, अखबार में, न्यूज़पेपर्स में भी हम लोग देखते हैं। तो ये चीज थोड़ी सी गलत है। तो इस तरीके से हमको पहले इनका जो सही हिंदी टू इंग्लिश जो मतलब होता है ये चीज हमको समझ लेनी चाहिए। इसके बाद हम लोग जो है सेक्शंस पर आ जाते हैं और किडनैपिंग और एब्डक्शन के संबंध में जो सेक्शंस हैं ये सेक्शन 359 से शुरू होते हैं और 359 से लेके ये जो है सेक्शन 368 तक जाएगा आगे, जिसमें पहले हम लोग जो है किडनैपिंग को डिस्कस करेंगे। किडनैपिंग जो है सेक्शन 359 में ये बताया हुआ है कि इसके दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार की किडनैपिंग होती है। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया यानी भारत में से भी अपहरण, और दूसरा है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप यानी विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण। और किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया ये 360 में बताया हुआ है। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप ये सेक्शन 361 में बताया हुआ है। और इन दोनों का जो कंबाइंड पनिशमेंट है ये सेक्शन 363 में दे रखा है। तो ये हमको समझना है। 359 में किडनैपिंग के दो प्रकार बताए हुए हैं, व्यपहरण के दो प्रकार बताए हुए हैं, भारत में से व्यपहरण और जो है विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण। भारत में से व्यपहरण जो है 360 में बताया हुआ है, विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण जो है वो धारा 361 में बताया हुआ है और दोनों का कंबाइंड पनिशमेंट जो है वो सेक्शन 363 में बताया हुआ है। तो ये आप लोगों को समझ लेना जरूरी है। इसके बाद जो एब्डक्शन है, अपहरण है, उसकी डेफिनेशन जो है सेक्शन 362 में बताई हुई, धारा 362 में अपहरण को परिभाषित बताया किया हुआ है। और जो एब्डक्शन का पनिशमेंट है ये पूरी आईपीसी में कहीं नहीं दे रखा, यानी अपहरण एक ऐसा अपराध है जो स्वतः दंडनीय नहीं है जब तक कि इसके साथ कोई विशिष्ट उद्देश्य ना जुड़ा हो, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अदरवाइज अपहरण जो होता है ये अपने आप दंडनीय नहीं होता। क्या मतलब है इसका, ये हम अपहरण के साथ डिस्कस करेंगे, एब्डक्शन के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम किडनैपिंग को समझ लेते हैं। किडनैपिंग का मतलब क्या होता है। किडनैपिंग जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, किड प्लस नैपिंग, यानी किड से मतलब बच्चे से है और नैप जो शब्द होता है, नैपिंग जो शब्द होता है वो चोरी से मतलब होता है। तो इनडायरेक्टली ये बच्चों के संदर्भ में है और इसीलिए किडनैपिंग जो होगा वो एक विशिष्ट आयु के अपराध, विशिष्ट आयु के व्यक्तियों के संबंध में ही संभव है, यानी स्पेसिफिक एज ग्रुप के लोगों के संबंध में ही ये पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि किसी भी आयु के व्यक्ति का किडनैपिंग हो सकता है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 40 साल के आदमी को किडनैप कर लिया, नहीं, प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल, लीगली इट इज इम्पॉसिबल। तो किडनैपिंग जो शब्द है ये जो है स्पेसिफिक एज ऑफ पर्सन, यानी जो पर्सन एक स्पेसिफिक एज के हैं उनके संबंध में ही ये पॉसिबल है ना। तो किडनैपिंग के लिए सबसे पहली चीज क्या है, किडनैपिंग के लिए सबसे पहली चीज ये है कि जो एज लिमिट है वो हमको ध्यान रखना है, यानी 18 साल से कम आयु की लड़की और 16 साल से कम आयु का लड़का। यानी कहने का मतलब है कि 18 साल या 18 साल से ऊपर की आयु की लड़की के संबंध में या 16 साल या 16 साल से ऊपर के लड़के के संबंध में किडनैपिंग पॉसिबल नहीं है। तो एज लिमिट हमें पता होनी चाहिए 16 साल और 18 साल। यानी पहला एलिमेंट इसका क्या है, 16 years in case of boys और 18 years
इन केस ऑफ गर्ल्स। यानी कहने का मतलब है कि 16 साल और 18 साल दो एज लिमिट यहां दी हुई है। हालांकि अगर हम यहां देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है ना, लेकिन फिर भी यहां पर जो है दोनों का एज फैक्टर अलग अलग दिया हुआ है। यानी लड़के के संदर्भ में 16 साल और लड़कियों के संदर्भ में 18 साल। यानी 18 साल से कम आयु की लड़की के संदर्भ में ही किडनैपिंग पॉसिबल है। जब 18 साल की आयु पूरी हो जाएगी तो किडनैपिंग पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरह 16 साल से कम आयु के लड़के के संबंध में किडनैपिंग पॉसिबल है, 16 साल या 16 साल से ऊपर के आयु के लड़के के संबंध में किडनैपिंग पॉसिबल नहीं है। मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन इसलिए ऐसा माना गया है कि जो लड़का होता है वो 16 साल की एज में मैच्योर हो जाता है और जो लड़की होती है वो 18 साल की एज में मैच्योर हो जाती है। ऐसा मानना है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ दिस ऑफेंस। इस अपराध के परिप्रेक्ष्य में ऐसा माना जा सकता है। और अगर कोई अनसाउंड माइंड है, इसकी जो तीसरी कंडीशन है वो अनसाउंड माइंड के संदर्भ में, अगर कोई अनसाउंड माइंड है, अगर कोई अनसाउंड माइंड है तो चाहे फिर वो लड़का हो या लड़की हो, उसकी कोई एज लिमिट नहीं है। यानी पागल के संबंध में, विकृतचित्त व्यक्ति के संबंध में कोई आयु सीमा नहीं होगी। किसी भी आयु सीमा के विकृतचित्त व्यक्ति को वहां पर किडनैप किया जा सकता है। यानी अगर इसमें एक एक्सेप्शन के तौर पर देखें कि सामान्य नियम तो यह है कि एक पर्टिकुलर एज लिमिट होती है, उस एज लिमिट के ऊपर के व्यक्ति के संबंध में किडनैपिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर व्यक्ति मानसिक रूप से विकृतचित्त है, व्यक्ति जो है उसकी मानसिक शक्ति क्षीण हो चुकी है, तो चाहे फिर वो बॉय हो या गर्ल हो, लड़का हो या लड़की हो, उसके संबंध में आयु सीमा कोई मायने नहीं रखती है और किसी भी आयु के व्यक्ति के संबंध में किडनैपिंग पॉसिबल है। तो ये चीज हमें याद रखनी है। अब दूसरे नंबर पर बात आती है इसमें नेट गार्जियनशिप की। गार्जियनशिप यानी संरक्षकता, और गार्जियनशिप भी कैसी होनी चाहिए? लॉफुल होनी चाहिए, विधिपूर्ण संरक्षकता होनी चाहिए। विधिपूर्ण संरक्षकता, गार्जियनशिप की बात आ रही है। सबसे पहले गार्जियनशिप जो वर्ड है इसको समझ लेना जरूरी है। हम लोगों ने हिंदू एक्ट, हिंदू लॉ हमने पढ़ा है, तो हिंदू लॉ में हम लोग जो है इसमें कई सारे एक्ट पढ़ते हैं, जिसमें कि हम लोग जो है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट पढ़ते हैं, हिंदू अप्राप्तव्य एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 वाला। तो उसमें कितने प्रकार के गार्जियंस होते हैं ये चीज क्लियर की जा चुकी है। उसमें बताया कि नेचुरल गार्जियंस होते हैं, टेस्टामेंटरी गार्जियंस होते हैं, गार्जियंस अपॉइंटेड बाय कोर्ट होते हैं, डिफैक्टो गार्जियंस होते हैं। तो ये सभी लोग गार्जियंस की कैटेगरी में आते हैं ना। तो नेचुरल गार्जियंस, टेस्टामेंटरी गार्जियंस एंड गार्जियंस अपॉइंटेड बाय कोर्ट। डिफैक्टो गार्जियंस जो है एक्ट से बाहर कर दिए गए हैं। ये हिंदू लॉ का पॉइंट है, हिंदू लॉ का प्रश्न है, और ये चीज हम हिंदू लॉ में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ये कैसे अप्लाई होगा वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। नेचुरल गार्जियंस यानी कहने का मतलब है कि प्राकृतिक संरक्षक, जैसे हमारे माता पिता। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे माता पिता हमारे लिए गार्जियंस माने जाएंगे, और अगर वहां पर हमारे नेचुरल गार्जियंस नहीं है तो फिर वहां पर टेस्टामेंटरी गार्जियंस आ जाते हैं, यानी वसीयती संरक्षक। यानी ऐसे गार्जियंस जो हमारे माता पिता की वसीयत के माध्यम से सिलेक्ट किए गए हैं। और अगर हमारे नेचुरल गार्जियंस भी नहीं है, टेस्टामेंटरी गार्जियंस भी नहीं है, तो इन दैट केस जो गार्जियंस हमारे लिए या किसी माइनर के लिए कोर्ट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं तो वो उस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो यहां पर किडनैपिंग के ऑफेंस के लिए लीगल गार्जियनशिप या लॉफुल गार्जियनशिप होना जरूरी है। उसके बाद इसकी तीसरी कैटेगरी आती है आउट ऑफ कंसेंट। आउट ऑफ कंसेंट यानी जो ऐसे गार्जियंस हैं उनकी कंसेंट के बिना। और फिर फाइनली जो आता है टेकिंग अवे, यानी ले जाना। तो इसके ये चार एसेंशियल एलिमेंट्स हो गए। क्या क्या होगा? जो कोई किसी माइनर को, मैं इस डेफिनेशन को अब कोरिलेट कर सकता हूं किस तरीके से, जो कोई किसी माइनर को, यानी जो कोई किसी अप्राप्तव्य को, यदि वह नर है तो 16 साल से कम आयु वाले पुरुष को, और यदि वह नारी है तो 18 साल से कम आयु वाली स्त्री को, या किसी विकृतचित्त व्यक्ति को किसी विधिपूर्ण संरक्षकता में से, यानी किसी लॉफुल गार्जियनशिप में से, ऐसे गार्जियंस की कंसेंट के बिना, ऐसी संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है, वह विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपरण करता है, यानी वो लॉफुल गार्जियनशिप में से किडनैपिंग करता है, ये कहा जाता है। तो ये चार एसेंशियल एलिमेंट्स होने जरूरी हैं पूरे। यानी एज लिमिट को हमको याद में रखना है, हमें यह भी देखना है कि वहां पर एक लॉफुल गार्जियनशिप होनी चाहिए। अगर लॉफुल गार्जियनशिप नहीं है तो फिर वहां पर किडनैपिंग पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर कोई लावारिस बच्चा है तो फिर उसके संबंध में किडनैपिंग पॉसिबल नहीं है। आउट ऑफ कंसेंट की बात हो रही है, यानी जो लॉफुल गार्जियंस है उनकी कंसेंट के बिना और ले जाना, उसको जो कस्टडी से हटाना, ये चारों एलिमेंट्स पूरे होंगे तभी किडनैपिंग पॉसिबल होगी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि किडनैपिंग का जो ऑफेंस होता है इसमें इंटेंशन का कोई महत्व नहीं होता। यानी मैंसरिया, जो डॉक्ट्राइन ऑफ मैंसरिया हम पढ़ते हैं, उसका एक एक्सेप्शन है। यानी किडनैपिंग के ऑफेंस में दुराशय का कोई महत्व नहीं होता। किस इंटेंशन से माइनर को उसकी लॉफुल कस्टडी से बाहर ले जाया जा रहा है ये मायने नहीं रखता। अगर कोई व्यक्ति उसके लीगल गार्जियंस की कंसेंट के बिना
उस माइनर को भले ही किसी पॉजिटिव एस्पेक्ट के लिए बाहर ले जा रहा है, इन दैट केस दैट पर्सन विल बी लायबल फॉर किडनैपिंग। यहां पर इंटेंशन का कोई लॉजिक नहीं है, तो ये चीज हमें समझ लेनी है यहां पर। इसके बाद जो सेकंड चीज आती है, इसमें हमें और क्या समझना है, जैसे कि इसमें हम लोग बात कर रहे हैं लॉफुल गार्डियनशिप की। अब लॉफुल गार्डियनशिप का मतलब ये नहीं है कि बच्चा हमेशा जो है माँ बाप की संरक्षकता में ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक केस लो हम यहां पर ले लेते हैं, एग्जांपल हम लोग यहां ले लेते हैं कि सपोज एक मदर जो है, एक माँ जो है अपने बच्चे को 10-12 साल के अपने बच्चे को मेला दिखाने के लिए मार्केट ले जाती है, बाजार ले जाती है, और वहां वो उस बच्चे को किसी शॉपकीपर के पास छोड़ जाती है, किसी दुकानदार के पास छोड़ जाती है, और कुछ अर्जेंट काम से वो आगे निकल जाती है। अब अगर कोई व्यक्ति यानी एक्यूज्ड उस बच्चे को शॉपकीपर की कस्टडी से ले जाता है, तो वो व्यक्ति किडनैपिंग के लिए लायबल माना जाएगा। ये चीज क्वेश्चन नहीं है, यहां पर ये क्वेश्चन नहीं बनता है कि जो शॉपकीपर था वो वहां पर लॉफुल गार्जियन था या नहीं था। यानी कहने का मतलब है कि जो लॉफुल गार्जियनशिप थी, जो मां की थी, वो न्यस्त कर दी गई है, यानी वो ट्रस्ट के माध्यम से सेकंड पर्सन को वहां पर ट्रांसफर कर दी गई है। इसलिए उस परिप्रेक्ष्य में, उस सिनेरियो में जो शॉपकीपर था वो लॉफुल गार्जियन माना जाएगा। अब जैसे बच्चे स्कूल जाता है तो जो लॉफुल गार्जियनशिप है वो टीचर्स में जो है न्यस्त हो जाती है। अगर कोई वहां पर व्यक्ति थर्ड पर्सन जो है टीचर की कस्टडी से बच्चे को ले जाता है, तो डेफिनेटली वो उस किडनैपिंग के लिए लायबल माना जाएगा। तो ये भी चीज हमें याद रखनी है कि जो लॉफुल गार्जियनशिप है उसका स्कोप काफी ब्रॉड है। ऐसा नहीं है कि बच्चा माँ बाप की कस्टडी में है वही लॉफुल गार्जियनशिप है, क्योंकि इसको न्यस्त भी किया जा सकता है, जो उसके रिलेटिव्स हैं या जो स्कूल है उसमें उसको न्यस्त किया जा सकता है। लेकिन यहां पर एक और चीज है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो अपनी मां के साथ रहता है और जो कस्टडी है उसकी मां को दे दी गई है, हो सकता है कि उस बच्चे के मां बाप के बीच में डिस्प्यूट चल रहा हो, डिवोर्स पिटीशन जो है अप्लाई कर दी गई हो या डिवोर्स हो चुका हो, इस तरह की कोई बात हो और कस्टडी कोर्ट ने मां को दे दिया। अब प्रश्न ये बनता है कि जो पिता है, भले ही वहां पर उसके पास लॉफुल कस्टडी नहीं है और वो उस बच्चे को उस मां की संरक्षकता से ले जाता है, तो यहां थोड़ा सा जो है बचाव जो है उस पिता को दे दिया जाएगा। भले ही उसके पास लॉफुल कस्टडी नहीं है, भले ही हो सकता है कि वो उस बच्चे का इलेजिटिमेट फादर हो, लेकिन वहां पर अगर सद्भावपूर्वक गुड फेथ में उस बच्चे को ले जाया जाता है, तो फिर ऐसे पिता पर, भले ही वो इलेजिटिमेट उसका बच्चा है, ऐसे पिता पर जो है हम किडनैपिंग का चार्ज नहीं लगा सकते। एक्सेप्शन के तौर पर ये देखा जा सकता है। ये एक्सेप्शन जो है सेक्शन 361 में बता दिया गया। तो ये भी चीज हमें याद रखनी है यहां पर। इसके बाद जो किडनैपिंग का ऑफेंस है, और क्या चीज हमें याद रखनी है यहां पर, जो किडनैपिंग का ऑफेंस है ये एक बार में पूरा होने वाला अपराध है। ये चीज मैं एब्डक्शन के साथ डिस्कस करूंगा, यानी व्यपहरण और अपहरण में जब हम लोग अंतर करेंगे तो ये चीज हमें समझ लेनी होगी कि जो एब्डक्शन होगा वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, लगातार निरंतर चालू रहने वाला अपराध है, जबकि जो किडनैपिंग होती है वो एक बार में पूरे होने वाला अपराध है। एक बार में पूरे होने वाले से क्या मतलब है कि अगर कोई ये एक्यूज्ड है और ये कोई बी, ये बी जो है ये कोई माइनर है, और ये कोई सी, और ये सी कौन है, इसका लीगल गार्जियन है, तो ए अगर इस बी माइनर को इस सी की कस्टडी में से, इस सी की कंसेंट के बिना ले जाता है, तो यहां पर ए जो है किडनैपिंग के लिए लायबल माना जाएगा। यानी ए जो है इस बी को सी की कस्टडी में से सी की कंसेंट के बिना ले जाता है, तो यहां पर ए जो है किडनैपिंग के लिए लायबल माना जाएगा। अब सपोज करके चलिए कि कोई एक्स है और ये एक्स यहां पर इस बी को, क्योंकि बी अब ए की कस्टडी में आ गया, और अब यहां पर ये एक्स जो है इस बी को ए की कस्टडी में से ले जाता है, तो यहां पर एक्स किडनैपिंग के लिए लायबल नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि यहां पर ए जो है इस बी का लीगल कस्टोडियन नहीं है, और इसलिए लीगल कस्टडी या लॉफुल गार्डियनशिप मायने रखती है। अगर लीगल कस्टोडियन वहां नहीं है या कोई व्यक्ति जो है वहां पर लीगल कस्टोडियन की गार्जियनशिप में से उस व्यक्ति को ले जाता है, लीगल कस्टोडियन की गार्जियनशिप में से ले जाएगा, तब तो वो किडनैपिंग के लिए लायबल माना जाएगा। लेकिन अगर लीगल कस्टोडियन के अतिरिक्त किसी व्यक्ति की गार्जियनशिप से ले जाता है तो वो किडनैपिंग के लिए लायबल नहीं माना जाएगा, जैसा कि यहां पर मैंने एग्जांपल में बता दिया। तो किडनैपिंग का जो अपराध है वो एक बार में पूरा होने वाला अपराध है, ये लगातार चालू नहीं रहता है। यानी बार बार जो अन्य लोग उस अपराध में जो है आते हैं या अपराध में जो है सहभागिता करते हैं, वो लोग किडनैपिंग के लिए लायबल नहीं माने जाएंगे। इसके बाद इसका जो चौथा एलिमेंट है टेकिंग अवे, ये भी हमें याद रखना है, क्योंकि इस पर भी एक केस लॉ है, ले जाना। एक केस लॉ इसमें हम पढ़ते हैं वरदराजन बनाम मद्रास राज्य। तो वरदराजन बनाम मद्रास राज्य में क्या होता है, एक माइनर गर्ल जो होती है वो अपनी लीगल कस्टडी को स्वेच्छा से वॉलंटरली छोड़कर एक शॉपकीपर के पास चली जाती है, और फिर वो शॉपकीपर उसको अपने साथ ले जाता है ना। तो यहां पर नॉर्मल जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, जो हाई कोर्ट होते हैं, वहां पर कोई डिसीजन दिया जाता है और बाद में सुप्रीम कोर्ट में उस डिसीजन को चेंज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट फिर इस बात को कहता है कि ले जाने और चली जाने में अंतर होता है। तो यहां पर जो बालिका थी, जो लड़की थी, वो स्वेच्छा से अपनी लीगल कस्टडी छोड़कर चली गई थी, इसलिए उस शॉपकीपर को हम जो है किडनैपिंग के लिए लायबल नहीं मानेंगे। भले ही हम उसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए लायबल माने, भले ही हम उसको दूसरे ऑफेंसेस के लिए लायबल माने, बट वो किडनैपिंग के लिए लायबल नहीं माना जाएगा।
तो ये चीजें हम लोगों ने जो है किडनैपिंग में हम लोगों को समझनी है। अब इसमें जो है जैसा कि मैंने आपको बताया कि किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था, और इसमें इंटेंशन का कोई महत्व नहीं होता, जिसका पनिशमेंट 363 में दिया हुआ है 7 साल तक का कारावास जिसमें दिया जा सकता है। और अगर इंटेंशन जुड़ा हुआ है, किस इंटेंशन से लिया जा रहा है, तो फिर वो आगे जो सेक्शंस होंगे वो अप्लाई हो जाएंगे, जो कि हम 363A 364 आगे हम जो सेक्शन पढ़ेंगे वो अप्लाई हो जाएंगे। थोड़ी सी बात हम किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया की भी कर लेते हैं। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया के संबंध में कोई एज लिमिट नहीं है, यानी भारत में से अगर किसी व्यक्ति को किडनैप किया जाता है, अगर कोई किडनैपर जो है किसी व्यक्ति को भारत में से किडनैप करके बाहर ले जाता है, तो भले ही वो विक्टिम किसी भी आयु का हो, वहां पर ये मायने नहीं रखेगा, क्योंकि यहां पर जो गार्जियनशिप है ये किसमें इन्वॉल्व है, ये गार्जियनशिप हमारी मदरलैंड में इन्वॉल्व है। यानी इंडिया क्या है, हमारी मदरलैंड है, भारत क्या है, हमारी माता है। तो भारत हमारी माता है, तो हम किसकी कस्टडी में है, हम भारत माता की कस्टडी में। और इसलिए अगर कोई व्यक्ति हमको भारत मां की कस्टडी में से या हमारी मदरलैंड से बाहर परे किसी स्थान में ले जाता है, तो वहां एज फैक्टर मायने नहीं रखेगा, और इसलिए वो व्यक्ति किडनैपिंग के लिए लायबल माना जा सकता है। तो ये जो है थोड़ा सा डिफरेंस था किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप में, और इन दोनों का कंबाइंड पनिशमेंट जो है 363 में दिया हुआ है। तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोगों ने किडनैपिंग को काफी डीपली जो है समझने की कोशिश की, और मैंने दोनों तरह की किडनैपिंग को अलग अलग सेपरेटली समझाने की कोशिश की विद केस लॉ। मैंने आप लोगों को बताया दोनों का कंबाइंड पनिशमेंट जो है वो 363 में दिया हुआ है। इसके बाद उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किडनैपिंग के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति भीख मांगने के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को किडनैप करता है, मर्डर के इंटेंशन से किडनैप करता है, बलि चढ़ाने के इंटेंशन से किडनैप करता है, तो ये हम लोग जो फर्दर आगे सेक्शंस आएंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एब्डक्शन, अपहरण क्या होता है, और किडनैपिंग और एब्डक्शन में डिफरेंसेस क्या होते हैं। ये सारी चीज हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।